हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर अविनाश आज की ऑनलाइन क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। तो आज के इस लेक्चर में हम समझेंगे कि जो बैंक होते हैं वो साख सृजन किस तरीके से करते हैं, अर्थात क्रेडिट क्रिएशन वो कैसे करते हैं। तो आइए सबसे पहले समझते हैं कि साख सृजन या क्रेडिट क्रिएशन किसे कहते हैं। तो साख निर्माण बैंकों की वह शक्ति है जिसमें वे ऋणों, अग्रिमों तथा विनियोगों के द्वारा अपने गौण जमा का प्राथमिक जमा से अधिक विस्तार करते हैं। तो इस तरीके से साख मुद्रा का जो आधार होता है वह बैंक जमा होता है। इसका अर्थ है कि बैंक में जो भी पैसा जमा होता है उसके आधार पर बैंक साख सृजन करते हैं। तो जो बैंकों में जो जमाएं होती हैं वो दो प्रकार की होती हैं। तो जो सबसे पहले जमा का प्रकार होता है वह नकद जमा या जिसको प्राथमिक जमा भी कहा जाता है, या कैश और प्राइमरी डिपॉजिट। और दूसरी जमा जिसको कि साख जमा या गौण जमा कहा जाता है, या क्रेडिट डिपॉजिट या सेकेंडरी डिपॉजिट। तो समझते हैं कि नकद जमा या प्राथमिक जमा क्या होती है। तो जो धन जनता द्वारा नकद मुद्रा के रूप में बैंक में जमा किया जाता है उसे ही प्राथमिक जमा कहा जाता है। अर्थात कोई व्यक्ति जब बैंक में पैसा जमा करने जाता है तो उस जमा को प्राथमिक जमा कहा जाता है। यह ग्राहकों की इच्छा पर निर्भर करता है कि वो कितना और कब पैसा बैंकों में जमा करें, और इसी नकद जमा के आधार पर ही बैंक मुद्रा के निर्माण का आधार तैयार होता है। अब दूसरी जमा के बारे में बात करते हैं जिसको कि हम साख जमा या गौण जमा कहते हैं। तो जब कोई व्यक्ति बैंक से उधार लेने आता है तो बैंक उसे नकद राशि नहीं देता बल्कि उसके नाम एक खाता खोल देता है और उसे पैसा निकालने का अधिकार दे देता है। बैंक द्वारा दिया गया प्रत्येक ऋण नई जमा उत्पन्न करता है। बैंकर नकद जमा का कुछ भाग कोष में रखकर साख जमा का सृजन करता है। तो इस तरीके से साख जमा को व्युत्पन्न जमा या डेरिवेटिव डिपॉजिट भी कहते हैं। तो अर्थात यदि कोई व्यक्ति किसी बैंक से लोन लेने जाता है तो जो बैंक है उसे डायरेक्टली उसके हाथ में कैश नहीं देता बल्कि उसके स्थान पर उसका उस बैंक में खाता खोलता है। उस खाते में पूरी जो लोन की राशि है वो जमा कर देता है और उसको निकालने का अधिकार दे देता है। तो इसी प्रक्रिया को कीन्स कहते हैं कि ऋण जमा की संतान है तथा जमा ऋणों की संतान है। अर्थात जो जमाएं की जाती हैं प्राथमिक जमा के रूप में उसी के आधार पर बैंक लोगों को ऋण देते हैं, और जितना अधिक वो ऋण देते हैं उसी के आधार पर बैंकों में जमा में भी वृद्धि होती है। तो अब आइए समझते हैं कि साख निर्माण की प्रक्रिया किस तरीके से संचालित होती है। तो उदाहरण के लिए यदि हम मान लें कोई व्यक्ति ए है और वह बैंक से लोन लेने जाता है, वह बैंक में पैसा जमा करता है। तो ये जो व्यक्ति है वह बैंक में मान लेते हैं 100 रुपया जमा करता है, तो यह 100 रुपया प्रारंभिक जमा कहा जाएगा। क्योंकि बैंक अपने अनुभव से यह जानता है कि ग्राहक अपनी जमाओं का एक अंश ही मांग करता है। तो यदि ग्राहक अपनी जमाओं का केवल 20% भाग ही निकाला करते हैं तो बैंक को प्रत्येक 100 रुपये की जमाओं पर केवल 20 रुपया ही रखना पर्याप्त होता है। अतः इस मान्यता पर नकद कोष अनुपात 20% है। अर्थात कोई व्यक्ति जो 100 रुपया जमा किया है तो बैंक को अपने अनुभव से यह पता है कि यह उसका 20% ही निकालेगा। तो उस 20% के हिसाब से वह अपने पास 100 रुपये का जो 20% है वो 20 रुपया अपने पास रखता है। इसलिए इस प्रतिशत को हम नकद कोष अनुपात कहते हैं। तो 100 रुपये के हिसाब से यदि 20% है नकद कोष अनुपात तो वह अपने पास 20 रुपये नकद के रूप में रखेगा और जो शेष 80 रुपया है वह उसको उधार दे देगा। अब मान लेते हैं यह रुपया वह व्यक्ति बी को नकद रूप में न देकर उसके खाते में जमा कर देता है। तो इस प्रकार जो 80 रुपया है वह व्युत्पन्न जमा होगी या डेरिवेटिव डिपॉजिट उसको कहा जाएगा। अब बैंक यह भी जानता है कि जो इसको 80 रुपया दिया गया है वह एक बार में ही सब कुछ नहीं निकालेगा। तो बैंक भी 80 रुपये का 20% अर्थात 16 रुपया अपने पास रखकर शेष 64 रुपया व्यक्ति सी को ऋण के रूप में उसके खाते में जमा कर देगा। तो इस तरीके से वह लगातार
उस 100 रुपये के आधार पर या 100 रुपये की प्राथमिक जमा के आधार पर ही वह लोगों को ऋण देता है, जिससे कि उसके साख सृजन में वृद्धि होती है। अब आइए समझते हैं कि वह प्राइमरी डिपॉजिट के आधार पर कितने गुना साख में वृद्धि कर सकता है। तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है जिसके आधार पर हम यह पता कर सकते हैं कि प्राथमिक जमा का कितने गुना में वह साख सृजन कर सकता है। तो इसका सूत्र होता है कुल साख सृजन या टोटल क्रेडिट क्रिएशन बराबर प्राथमिक जमा या प्राइमरी डिपॉजिट इनटू साख गुणक या क्रेडिट मल्टीप्लायर। तो साख जो गुणक यहाँ पर है, तो साख गुणक का एक सूत्र होता है जिसमें कि साख गुणक बराबर 1/, कोषानुपात या R। तो साख गुणक का मान जो कैश रिजर्व रेशियो है, जो कि हमने एग्जाम्पल में बताया था कि वह 20% अपने पास कैश में रखता है, तो उसके आधार पर साख गुणक के मान का या साख गुणक की वैल्यू का निर्धारण होता है। और यह साख गुणक की वैल्यू ही यह प्रदर्शित करती है कि बैंक अपनी प्राथमिक जमा का कितना गुना क्रेडिट क्रिएट कर सकता है। अब यदि एक उदाहरण के माध्यम से हम इसको समझें और यह माने कि कोषानुपात 10% है, अर्थात वह अपनी जमा का 10% अपने पास बैंक रखता है, तो ऐसी दशा में जो साख गुणक का मान होगा वो 1/10/100 होगा। तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो 10 आएगी। तो इस प्रकार से यदि कोषानुपात 10% है तो साख गुणक का मान 10 होगा। तो इसका आशय यह है कि बैंक अपनी प्राथमिक जमा के आधार पर 10 गुना अधिक क्रेडिट क्रिएट कर सकता है। तो आइए इसको समझते हैं। तो हम मान लें यदि कि CRR या कैश रिजर्व रेशियो 10% है और बैंक में जो प्राथमिक जमा या कोई व्यक्ति जमा 1000 रुपया करता है, तो टोटल क्रेडिट क्रिएशन या TCC बराबर 1000 गुणे 10, क्योंकि जो क्रेडिट मल्टीप्लायर है उसका मान 10 है और प्राथमिक जमा 1000 है। तो इस तरीके से 1000 प्राथमिक जमा के आधार पर जो कुल साख सृजन होगा वो 10,000 होगा। अब इसी प्रकार यदि हम मान लें कि जो कोषानुपात है वह रिजर्व बैंक बढ़ाकर 20% कर देता है, तो ऐसी दशा में जो क्रेडिट मल्टीप्लायर होगा उसका मान घट करके 5 हो जाएगा। इसका अर्थ यह है कि अब बैंक अपनी प्राथमिक जमा के आधार पर उसका केवल 5 गुना ही क्रेडिट क्रिएट कर सकता है। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि जो यदि R 20% हो तो टोटल क्रेडिट क्रिएशन 1000 गुणे 5 अर्थात 5000 होगा। तो हमने देखा कि कैश रिजर्व रेशियो यदि 10% था तो 1000 प्राथमिक जमा के आधार पर वह 10,000 का क्रेडिट क्रिएशन करता है, और कैश रिजर्व रेशियो यदि बढ़कर के 20% हो जाता है तो बैंक जो केवल 5000 का ही क्रेडिट क्रिएट करता है। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि क्रेडिट क्रिएशन की कैपेसिटी कैश रिजर्व रेशियो पर निर्भर करती है। यदि कोषानुपात बढ़ता है तो बैंकों की क्रेडिट क्रिएशन की क्षमता वो कम होती है, और यदि रिजर्व रेशियो कम रहता है तो बैंक अधिक क्रेडिट क्रिएट करते हैं। अब आइए समझते हैं कि साख निर्माण की सीमाएं क्या होती हैं। तो साख निर्माण विभिन्न बातों पर निर्भर करता है, जैसे कि देश में मुद्रा की मात्रा कितनी है, अर्थात देश में यदि मुद्रा की मात्रा अधिक है तो वह अधिक से अधिक पैसा बैंकों के पास जाएगा और बैंकों को ऋण प्रदान करने के लिए अधिक कोष उपलब्ध रहेगा। इसी प्रकार साख निर्माण नकद कोष के अनुपात पर भी निर्भर करती है, हमने पहले ही बताया है। तो इस तरीके से यदि R या कैश रिजर्व रेशियो बढ़ता है तो साख निर्माण कम होता है, अर्थात वो पहले से कम लोगों को लोन देने में सक्षम रहेगा। और प्राथमिक जमाओं की मात्रा भी साख निर्माण की प्रक्रिया को प्रभावित करती है। तो हमने पहले ही देखा कि जितनी अधिक प्राथमिक जमाएं होंगी उतनी ही अधिक साख का निर्माण होता है, और जितनी कम प्राथमिक जमाएं होंगी उतना ही कम साख का निर्माण होगा। और जनता की नकद की मांग भी साख निर्माण की प्रक्रिया को प्रभावित करती है। यदि अर्थव्यवस्था में जो लोग हैं वह अधिक से अधिक अपने पास कैश रखना पसंद करते हैं, तो ऐसी दशा में वह पैसा बैंकों के पास नहीं जाता है और बैंकों की जो लोन देने की शक्ति है या क्रेडिट क्रिएशन की शक्ति है वो कम होती है। और इसके अलावा बैंक अपने कुल जमाओं का कुछ हिस्सा केंद्रीय बैंकों के पास भी रखते हैं। तो यदि बैंकों का जो यह हिस्सा है जो केंद्रीय बैंक के पास रखा जा रहा है उसमें वृद्धि होती है
तो बैंकों की जो साख सृजन की क्षमता है वो कम होती है। इसी प्रकार यदि व्यापार और उद्योगों का विकास बहुत तेजी से हो रहा है, जैसा कि बूम की स्थिति में होता है, तो ऐसी दशा में लोन की मांग बढ़ती है क्योंकि निवेश अधिक होता है। तो जब ऋणों की मांग बढ़ती है तो बैंक और अधिक ऋण देते हैं, इससे कि उनके जो साख सृजन की शक्ति है उसमें वृद्धि होती है। और इसके अलावा जो केंद्रीय बैंक की साख संबंधी नीति है, तो उसके माध्यम से बैंक जो बैंकों की जो साख सृजन की क्षमता है उसको प्रभावित करता है। तो इस टॉपिक को हम चूँकि डिटेल में डिस्कस करेंगे, जब आपको केंद्रीय बैंक हम पढ़ाएंगे तो समझाएंगे कि केंद्रीय बैंक किन किन अस्त्रों के माध्यम से या किन नीतियों के माध्यम से बैंकों की साख सृजन की क्षमता को प्रभावित करता है। तो अब तक के लिए बस इतना ही। जल्दी मिलते हैं आपसे एक नए लेक्चर के साथ। थैंक यू।